जेल में गोपाल का अभी चौथा दिन था। पुलिस उससे सच उगलवाने में लगी हुई थी, लेकिन गोपाल ने तो जैसे होठ ही सिल लिए थे। वह चुपचाप मार सहन कर रहा था। किसी भी प्रकार की धमकी या लालच उसे अपने उद्देश्य से भटका नहीं सकते थे। पुलिस वाले आते और डंडे बरसाकर चले जाते। उसे सिर्फ एक ही बात खाए जा रही थी, आखिर पुलिस वहां तक पहुंची कैसे? क्या कोई साथी गद्दारी कर गया? वो जितना सोचता उतना ही उलझता चला जाता। हार कर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी तंत्रा को हवलदार ने भंग कर दिया। गोपाल, ये ले तेरा खत आया है। मेरा खत कौन दे गया? एक औरत दे गई थी। हवलदार ने यह बताना ठीक नहीं समझा कि खत अंदर तक पहुंचाने के एवज में उसने उस औरत से 500 रुपये का नोट झटक लिया था। गोपाल ने खत ले लिया। नाम देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। दिल किया कि बिना पढ़े पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दे। खुद पर किसी तरह काबू पाकर उसने दो चार अक्षर पढ़े और पत्र को एक तरफ फेंक दिया। नफरत की आग से उसका मन झुलसने लगा। उसे याद आने लगा अपना अतीत। कितने सुनहरे थे वो दिन। बस पढ़ो, लिखो और मौज करो। किसी बात की कोई फिक्र नहीं। पापा सरकारी सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे। माँ भी नौकरी करती थी। घर में पैसे या किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। खेती से ही इतनी आमदनी हो जाती थी कि पापा और मम्मी नौकरी न भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वीं की परीक्षा पास करते ही पापा ने जयपुर कॉलेज में दाखिला करवा दिया। एक तो खुला खर्च और दूसरी और जयपुर का उन्मुक्त वातावरण। फिर भी उसने बुरी आदतों को पास भटकने नहीं दिया। वह मौज मस्ती करता पर पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता। फिर अचानक एक हादसा हो गया। उसे बताया गया कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। गोपाल पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1 महीना तक रोता बिलखता रहा था वह। फिर पापा के मनाने पर लौट आया था। अब जीवन में न उमंग बची थी न तरंग। वह पढ़ाई में डूबकर अपना ध्यान इस हादसे से हटाना चाहता था, पर माँ को भुलाना इतना आसान न था। ठीक ठीक 2 महीने बाद पापा ने शादी कर ली थी। यह गोपाल के लिए दूसरा झटका था। इसकी सूचना चाचा ने फोन पर दी। बाकी किसी बात को बताने की उन्होंने जरूरत न समझी। वह छुट्टी लेकर घर आया था। वह पापा से पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी मम्मी को कैसे भुला दिया, क्योंकि उन्होंने शादी, ऐसी क्या मजबूरी थी? पर कहाँ पूछ पाया था वह यह सब। नई माँ को उससे बात तक करने का समय नहीं था। 2 दिन रहकर लौट आया था, जैसे किसी लाश को घसीट कर लाया हो। माँ की मृत्यु और पिता के बदले व्यवहार ने उसे विद्रोही बना दिया था। उसकी हंसी को जैसे ग्रहण लग गया था। सारे इंसानी रिश्तों पर उसे स्वार्थ की चादर नजर आने लगी थी। तभी एक उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंची थी, जिसने आग में घी डालने का काम किया था। एक दूर का रिश्तेदार बता गया था कि उसकी माँ की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, शायद उसमें सौतेली माँ का हाथ था। यह सुनते ही गोपाल गुस्से से पागल हो गया था। जब उसने यही बात फोन पर पापा से कही थी तो उन्होंने उसे डांट दिया था। इससे उसका शक यकीन में बदल गया था। अब वह वही काम करना चाहता था जिससे पापा को तकलीफ पहुंचे। सबसे पहले उसने बाल कटवाकर एक फोटो पापा को भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद पापा ने हॉस्टल में आकर कई लड़कों के सामने उसे थप्पड़ मारा था। वे कह गए थे कि उसे घर में घुसने नहीं देंगे, पर वह घर जाना ही कब चाहता था। घर से पैसे आ जाते थे और कोई संबंध बचा ही नहीं था। सिगरेट, शराब व जुआ अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। पैसा कम पड़ता तो वह सिनेमा की टिकटें ब्लैक में बेचता। हॉस्टल में लड़के उससे खौफ खाने लगे थे। अब पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ था। टॉप करने वाला गोपाल फेल हो गया था। प्राचार्य ने प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ उग्रवादियों से हुई। तब उसके विद्रोही मन को हवा मिल गई थी। रहने की व्यवस्था हो गई थी। पैसों की कोई चिंता नहीं थी। कुछ ही दिनों में हथियार चलाने की कला में भी पारंगत हो गया था। वह दिन गोपाल की जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था, जब वह अपने एक साथी के साथ मार्केट में बम रख आया था। उस कांपते हाथों की सिरन आज भी याद है उसे। अगले दिन सभी अखबारों की सुर्खियों में उस मार्केट के दिल दहला देने वाले दृश्य थे। 50 आदमियों की मौत और कितनों को घायल करने का सेहरा उसके सिर बंध गया था। फिर तो उसे इस खेल में मजा आने लगा था। कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, पर सबकी आंखों में धूल झोंक कर वह बच निकल जाता। पकड़ा भी गया तो विचारों की श्रृंखला टूटी। उसने गुस्से में आकर पानी का घड़ा फोड़ डाला। कोने में पड़ा खत जैसे उसे चिढ़ा रहा था। गोपाल ने खत उठाया। आखिरी बार पढ़ने के लिए लिखा था। प्रिय पुत्र, आशीर्वाद। भगवान तुझ पर कृपा करे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हो। मेरी तुमसे सिर्फ इतनी विनती है कि इस खत को एक बार नहीं कई बार पढ़ना, फिर ठंडे दिमाग से सोचना और फैसला करना। सबसे पहले यह जान लो कि तुम्हारी माँ की मौत
में मेरा नहीं बल्कि किसी उग्रवादी का हाथ था। वह तुम्हारे पापा को लगातार धमकियाँ दे रहा था। वे लोग 50 लाख रुपए चाहते थे। तुम्हारे पापा के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर वे जानते थे कि एक बार रुपए दिए तो बार-बार देने पड़ेंगे। वह धमकियों के आगे झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ी। यह बात वह इसलिए हजम कर गए ताकि तुम्हारे अबोध मन पर नफरत का जहर न फैले। इस हादसे ने उन्हें बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। रिश्तेदार 2-3 दिनों बाद अपने घर चले गए थे। सदमे की हालत में वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। मैं उनके साथ 10 सालों से काम कर रही थी। मैं ही नहीं बल्कि पूरा विभाग उनके दुःख से दुखी था। मैंने उन्हें भावनात्मक स्तर पर सहारा दिया। वह सँभलने लगे। इस दौरान लोगों ने छींटाकशी शुरू कर दी। वह मेरी बदनामी नहीं चाहते थे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और मैंने हाँ कह दी। जानते हो क्यों? सिर्फ़ एक नेक दिल इंसान को बचाने के लिए। मुझे तुम्हारे पापा की दौलत में ना तब कोई रुचि थी, ना ही आज है। मेरे पिताजी मेरे नाम बेमिसाल दौलत छोड़ गए हैं। बेटा, लालच उसे होता है जिसे ज़रूरत हो। वह सारी दौलत तुम्हारी ही है और रहेगी भी। सौतेली माँ का रिश्ता सदियों से बदनाम रहा है। मैं सोचती थी कि तुम पर अपनी ममता लुटाकर मैं समाज के सामने एक उदाहरण रखूंगी, पर कुदरत को यह मंजूर नहीं था। तुम इतनी जल्दी मुझसे इतनी दूर चले गए कि मैं कुछ ना कह सकी। तुम्हारे पापा सोचते थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। गलतफहमियां बढ़ती गई और जब उन्हें महसूस हुआ कि अब तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, वे पीछे हट गए। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखा था। उन्हें तुम्हारी तस्वीर भी दी। मैं चाहती थी कि तुम पकड़े जाओ। बेटे, हो सकता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो, लेकिन इस माँ को अपना बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा गोपाल लौटा दो। मैं तुमसे भीख माँग रही हूँ। इस बदरसी माँ की प्रार्थना स्वीकार कर लेना। पुलिस वाले जो भी पूछे बता देना। तुम्हें कड़ी सज़ा से बचाने के लिए जी-जान लगा दूँगी। ये मेरा वादा है। और हाँ, खत बंद करने से पहले बता दूँ कि तुम्हारी माँ को भोला नाम के उग्रवादी ने मारा था। हो सकता है तुमने उसका नाम सुना हो, सरिता। आखिरी पंक्ति पढ़ते ही गोपाल को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। जिस भोला ने उसे बंदूक थमाई, वही उसकी माँ का कातिल था, और जिस औरत से वह नफ़रत करता रहा, वो उसे अपनी ममता की छाँव में सहेजने के लिए बेताब थी। काफ़ी सोच-विचार करने के बाद उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। अब उसे सज़ा की कोई चिंता नहीं थी, पर वह अपनी माँ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अपना दूसरा जन्म वह माँ के आँचल तले बिताना चाहता था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब